हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने उसका बेसिक देखा था और आज हम उसी में आगे चलेंगे अपने लाइन इंटीग्रल वाले टॉपिक पे। लाइन इंटीग्रल की पहले हम थ्योरी समझेंगे, फिर हम समझेंगे लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल करेंगे और सीखेंगे लाइन इंटीग्रल हमें कैसे करना है। तो जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा उसकी थ्योरी को समझने के लिए हमें लिमिट एज ए सम का फॉर्म का यूज़ करना होगा। यानी कि किसी भी इंटीग्रेशन के लिए हम लिमिट का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन को लिमिट की फॉर्म में करेंगे, लिमिट एज ए सम की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे मैंने आपको कल भी बताया था। हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, पाथ कैसा होना चाहिए, तो वो सारी बातें हम करके और फिर इसकी थ्योरी को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि सबसे पहले हम पाथ ले रहे हैं। हमारा सी एक पाथ है, स्मूथ पाथ है। मैंने आपको बताया था स्मूथ पाथ लेते हैं। तो लिखिए लेट सी बी ए स्मूथ सी बी ए स्मूथ कर्व इन सी। ये वाला सी कौन सा है? कॉम्प्लेक्स प्लेन का, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा एक स्मूथ कर्व है। फिर हमारा एक फंक्शन है एफ जेड, इसके साथ ही एक है एंड जो एफ जेड है एक फंक्शन है। फंक्शन कैसा होना चाहिए? हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए एंड एफ जेड बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये हमारा। एफ जेड कहाँ पे है? डिफाइंड है कहाँ पे? अच्छी तरह से कॉन्टिन्यूअस डिफाइंड है किस पे? सी के हर पॉइंट पे। सी जो कर्व है हमारा स्मूथ कर्व, उसके हर पॉइंट पे ये अच्छी तरह डिफाइंड है। एफ जेड बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ सी, कर्व सी, यानी कि सी कर्व के ईच पॉइंट पे ये डिफाइंड है। और जो हमने इसमें माना है लेट सी है, सी जो हमारा कर्व है वो उसको हमने माना गामा ऑफ टी। और ये कैसा है? एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। कैसा है? एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हम किसी लाइन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे और उस लाइन में हमने पैरामीटर उस लाइन के लिए टी माना है और इस फॉर्म में हमने उसे ले आए हैं टी में पूरे कर्व को। और जो टी की वैल्यू है, मान लिया जो टी है वो हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज ए टू क्लोज बी। ये हमारा इंटरवल है जहाँ पे ये कर्व हमने लिया है, इस पे है। अब हम क्या करेंगे, देखो समझो, ये है हमारा प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, जो क्या क्या बोलते हैं ना। तो मान लिया यहाँ पे है ए पॉइंट है, यहाँ से ये फंक्शन सॉरी थोड़ा ऐसा बनाते हैं जिसको अच्छे से दिखे, स्मूथ दिख रहा है ना ये। चलो कोई ना, स्मूथ है ये। और ये जो पॉइंट है यहाँ है हमारा पॉइंट बी, इसमें ये हमारा है कर्व है सी। इस कर्व के अलोंग हमें फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रेशन करना है। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए, समझने के लिए, स्मूथ कर्व है, फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, हम क्या करते हैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे। हमें नहीं पता ए से बी, इसे ठीक है हमने इसका पार्टीशन किया, ए से बी का पार्टीशन किया। जैसे ए से बी का पार्टीशन किया हमने टी नोट टी नोट, तो हमने इसे वैल्यू दी T1 T2, इसके लिए ये T3, इस तरह से हमने ये लिया
टी एन माइनस 1 और इसे हमने दिया टी एन। ए से बी के जो हमारा रियल, ये तो रियल की तरह ही हो गया, ए से बी एक इंटरवल है, इंटरवल का हमने पार्टीशन किया टी नोट से टी एन तक, ठीक है, एन पार्ट्स में इसे हमने डिवाइड किया। इसके अकॉर्डिंग जो ये आ रहे हैं ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को भी हम नाम देंगे, कैसे, जेड गामा नोट, जेड गामा 1, जेड गामा, गामा या वाई जो भी हम इसे नाम देना चाहते हैं, कोई कर्व है ना 2, इसी तरह ये होगा जेड गामा एन, जेड गामा या वाई एन माइनस 1, ठीक है, कुछ भी नोटेशन है। इसका पार्टीशन किया, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका पार्टीशन किया। अब हम क्या करेंगे, लिमिटेड सम में होता क्या है, इसके इतने सारे पॉइंट डिवाइडेशन करते हैं हम, इसका इनफाइनाइट इंटरवल बना देते हैं। यहाँ हम n पे बात कर रहे हैं, n का इस तरह डिवाइड किया, जब लिमिट इन्फिनिटी तक या क्वेश्चंस में हम देखेंगे आगे वो हमने n डिवाइड किए और हमने अब इसमें से इससे यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, इन सबको मर्ज कर देंगे। हमें जेड इस यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। अब हमने करेंगे क्या, इसको n पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, किसके अकॉर्डिंग, a से b के अकॉर्डिंग। a से b हमने जो डिवाइड किए इसके अकॉर्डिंग हम इसे भी डिवाइड कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। फिर इन छोटे छोटे इंटरवल्स में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और जैसे आप मानिए, जैसे ये एक कर्व है, ठीक है। अब आप देखिए इसके जितने हो सकेंगे छोटे से छोटे आप करते जाएंगे इंटरवल। ये देखिए इसमें हल्का कर्व दिख रहा है, इससे और छोटा किया, फिर कर्व कम हुआ, मतलब इतने छोटे करेंगे, ये हमें एक लाइन की तरह जब दिखने लग जाएगा, इतने छोटे यानी इतने एन इंटरवल कर दिए, ये हमें एक पूरा कर्व यहाँ से यहाँ लाइन की तरह दिखने लगे। और फिर हम इन सब का इस छोटे छोटे इसमें इंटरवल करके इंटरवल्स में एक इसे लाइन इंटीग्रल की तरह यूज करेंगे, क्योंकि ये जो इंटरवल है हम मानेंगे, ये मैं बड़ा इसलिए दिखाया है ताकि हम समझ सके। इतने छोटे छोटे हम इंटरवल कर देते हैं कि हमें एक ये कर्व नहीं, कर्व की जगह हमें एक लाइन की तरह एज्यूम होता है और इसीलिए इसे हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। इसीलिए क्या कहते हैं इसे, लाइन इंटीग्रल। हम इसे इस तरह इतने छोटे छोटे पार्ट्स में, n जो पार्ट्स है, n तो कुछ भी हो सकता है, इतने छोटे छोटे हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि हम उस पार्ट में जब वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें जो वो कर्व है वो पूरा लाइन की तरह दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। तो स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, इसीलिए ये इंटीग्रल क्या होगा, हमने लाइन पे इंटीग्रल करके सम ही तो क्या है, और यही है हमारा लाइन इंटीग्रल। तो इसे हम लिख लेते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे अच्छे से समझेंगे कि हम करेंगे कैसे इसके एग्जाम्पल्स को। हमें इतने सारे इंटरवल कभी नहीं करने होंगे, हमें कभी कर्व दिया होगा 2 या 3 पार्ट्स मैक्सिमम, और फिर हम उसके लिए भी आगे निकालेंगे किस तरह हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे कि इसका यूज़ भी हम थ्योरम्स लगा के कि हम पार्ट्स में डिवाइड ही ना करना पड़े, हम कोई भी अपनी मर्जी से यदि पाथ चुन ले, यदि गिवन पाथ हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हम हमारी मर्जी से कोई भी, हम तो ज़्यादा इजी क्या होगा, हम तो रियल लाइन पे ही लाने की कोशिश करते हैं। यदि हम अपना ईजीएस्ट पाथ यदि चूज कर ले तो हमारा आंसर सेम आए। इस तरह के हम थ्योरम्स पे भी आगे बात करेंगे। तो ये लाइन इंटीग्रल क्यों है, ये हो गया। अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं पूरी, फिर इसका एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। इसका हम क्या करते हैं, पार्टीशन द इंटरवल A to B, A से B का पहले हम करते हैं डिवाइड यानी पार्टीशन करेंगे, और इसके ही अकॉर्डिंग हम हमारे कर्व किया हमने, और फिर इन सब पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं नॉर्मल। और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। इसका पार्टीशन कैसे किया, A है वो बराबर है टी नोट के, टी नोट से है फिर T1 फिर T2, और फिर इस तरह हम चलते जाएंगे और हमारे पास आया Tn-1 Tn, और Tn है हमारा B के
बराबर। इस तरह से हमने पार्टीशन किया और कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन, कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन जो हमने इस पार्टीशन को किया है इसके कोरस्पॉन्डिंग हम कर्व को भी मतलब करेंगे, आगे डिवाइड करेंगे। वी हैव द पॉइंट्स हम पॉइंट्स ले रहे हैं Z0, Z1, Zn। इन पॉइंट्स पे हमारी कर्व की वैल्यू, ये कर्व की वैल्यू है ना, Z0, Z1, Zn ऑन C और C पे तो वैल्यू आ गई है, T हमने ये पुट किया, C पे वैल्यू आ गई, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ये है, फंक्शन की वैल्यू वो है ऑन C वेयर ZYI। सबसे पहले तो ZI की वैल्यू हम लिखते हैं, जो ये कर्व में हमने पुट किया TI, ये हो गई हमारी ZI की वैल्यू। और जो IN है हमने पार्टीशन कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए। अब इनके बीच में ये पॉइंट्स ले रहे हैं हम आराम से। इन बिटवीन या आप डायरेक्ट ही इस पे ये पॉइंट ले लेते हैं हम। इन बिटवीन दीज पॉइंट चूज पॉइंट्स इस तरह से हमने इन्हें चूज भी कर लिया। सॉरी, नोट से शुरू है ना ये भी, इसी तरह से है क्या। कुल मिला के हम करते क्या है, हम करते हैं जो हमारा कर्व है, कर्व के पॉइंट, इसको जो इंटरवल डिवाइड किया इसके रेस्पेक्ट हमने डिवाइड किए ये पॉइंट्स। क्या किए हमने, ये पॉइंट्स लिए। इन पॉइंट्स के थ्रू जब हमें एक लाइन की तरह मिल गया, हमने किया इसका इंटीग्रेशन और हमारा जो उन सब का हमने सम किया तो वो एक लाइन इंटीग्रल बन गया। लिमिटाइज सम का हमने यूज किया। जब हम छोटे छोटे इसमें पार्टीशन कर रहे थे उस कर्व के, तो हमें वो कर्व एक लाइन की तरह दिख रहा था, तो वो लाइन इंटीग्रल है ना। और हम कर क्या रहे हैं, लिमिट नॉन डेल जेड आई क्या है कि नहीं, जेड आई जैसे डेल हम करेंगे, यदि डेल Z1 तो हम क्या करेंगे, Z गामा 1 माइनस Z गामा नॉट। ठीक है, तो इस तरह हम निकालेंगे। ये जब इस दूरी को हम 0 की तरफ ले जा रहे हैं, इसका मतलब जब हम इनफाइनाइट कर रहे हैं, बहुत पास आ रहे हैं ये, तभी तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी 0 होगी जब बहुत पास आएंगे। लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, वैसे तो एग्जैक्ट 0 दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कब 0 आएगी, जब हमारे सेम होगा पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट है। पर जब हम लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं कि इस दूरी को 0 की तरफ ले जा रहे हैं हम, इसका मतलब ये पॉइंट्स इतने पास ला रहे हैं, हमने बहुत सारे इंटरवल
बनाए हैं, हमने क्या किए, बहुत सारे इंटरवल बनाए, बहुत सारे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसको लिमिट और समेशन, समेशन होगा इन हर इंटरवल का जो हमने इंटीग्रेशन किया है, और उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, जब इंटीग्रेशन की वैल्यू इंटीग्रेशन हटके डायरेक्ट एफ जेड डेल जेड हो जाती है। ये हो जाती है हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू। वैसे इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, और वैल्यू होती है जो यहाँ से किसी पॉइंट जैसे ए से बी तक जा रही है। अब ए और पी को जब हम बहुत नजदीक लाते हैं, बहुत पास लेके आते हैं, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू लिमिट एज सम में होती क्या है, ये वैल्यू हो जाती है एफ जेड और डी जेड हमारा। जब जो गैप बहुत कम हो जाता है तो वो डेल जेड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने जब डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ा होगा तो हम देखते हैं ना, जहाँ पे मिनिमम चीजों का अंतर होता है तो हम लिखते हैं डेल का यूज करते थे ना वहां पे, तो वही है, ये इस तरह से हमारी चेंज हुई एफ जेड आई डेल जेड आई। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी यदि एग्जिस्ट कर जाती है तो ये वैल्यू हमारी कहलाती है लाइन इंटीग्रल। एग्जिस्ट and we denoted by integration over c f z dz. f z dz denoted by f z dz and is known as line integral of fz along curve c, यानी ये हमारा कहलाता है along curve c। हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि ये थ्योरी क्या कह रही है, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ लिमिट एज सम का कॉन्सेप्ट इतना ध्यान में रखना है कि हम थोड़ा, यदि कोई पूछ ले कि हम उसमें करते क्या है, तो हम ये बताएंगे भाई लिमिट एज सम का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इतने छोटे छोटे हम इंटरवल के पार्टीशन करते हैं, कर्व के इतने छोटे छोटे पार्टीशन करते हैं, वो कर्व हमें एक लाइन की तरह दिखने लगता है। कर्व हमें एक लाइन की तरह, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वो कर्व है, वो एक लाइन है, और उन हर लाइन पे हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है डी जेड हमारा डेल जेड में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे जब हम इंटरवल करते हैं तो उसमें, और सबका हम सम करते हैं। और ये लिमिट इसलिए आती है क्योंकि हम बता रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी इतनी छोटी हो गई, यानी कि हमने इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है एन, इतने हमने उस इंटरवल के डिवाइड कर दिया, इतना कर्व को हमने डिवाइड कर दिया, इतने पार्टीशन कर दिया उसका, ये बता रहा है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके हेल्प से इसे समझेंगे कि क्वेश्चन हमारा नॉर्मल होगा, ये थोड़ी थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा। एक मिनट, एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन की है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है हमें इंटीग्रेट करना है एफ जेड को। मैं डायरेक्ट सिर्फ काम की चीज़ें लिख लेती हूँ। एफ जेड है x प्लस वाई
और माइनस का आयोटा 3x²। आप देख के बता सकते हैं, ये पार्ट है u, ये पार्ट है v। CR इक्वेशन वगैरह आप इसकी चेक करना कि CR इक्वेशन है, एनालिटिक नहीं है, ये आप चेक करना। इसका आपके लिए ये होमवर्क है। हम अपने लाइन इंटीग्रल पे फोकस करते हैं। इसका CR इक्वेशन चेक करेंगे, आप हार्मोनिक फंक्शन चेक करेंगे कि हार्मोनिक है या नहीं, इसका एनालिटिक चेक करेंगे ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, और है तो कितने पॉइंट्स पे है, या डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। ये हमें दिया है और इंटीग्रल हमें करना है z बराबर 0 से z बराबर 1 प्लस आयोटा तक। इस पॉइंट तक हमें इंटीग्रल करना है और एक डायग्राम बना के इन्होंने दिया है। वैसे ये डायग्राम आप भी बना सकते थे, 0,0 फर्स्ट पॉइंट तो ये है एंड सेकंड पॉइंट है ये 1,1 ही होगा, 1 प्लस आयोटा। तो और इन्होंने इसे नाम दिया है b, और यहाँ पे एक नाम दिया है, ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी है ना, ये वाला जो नाम दिया है इन्होंने पॉइंट का a, जिसकी वैल्यू है 1,0। और इन्होंने बोला है, एक तो ये फर्स्ट पाथ है कि आप 0 से o से a जाएं, a से b जाएं, और सेकंड पाथ इन्होंने ये बताया है कि आप डायरेक्टली o से b जाएं, और ये लाइन की इक्वेशन दी है इन्होंने y बराबर x। क्या इक्वेशन दी है? y बराबर x, ये इक्वेशन दी है। और हमें दोनों पाथ से इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लाइन इंटीग्रल। सबसे पहले फर्स्ट पाथ से निकालेंगे, फर्स्ट पाथ से निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। o से a जाते हैं, a से b जाते हैं। अब हमने दो पार्ट्स किए ना इसके, भाई ये तो हमें लाइन की तरह सीम हो रही है, भाई x एक्सिस पे है, एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, इन्होंने दिया है। ये पॉइंट्स की हेल्प से हम इस लाइन की इक्वेशन में निकाल सकते हैं। वैसे भी हमें ये दिख रही है लाइन है, तो यानी हमने जहां पे ये लाइन इस पॉइंट्स की वजह से नहीं कर रही थी, हमने दो पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया। इस पाथ को इन्होंने एक ये पाथ दिया है, एक ये पाथ दिया है। तो फर्स्ट वाले पाथ की बात करते हैं। सबसे पहले हम O से A यानी OA इस पे निकालते हैं इसका जो इंटीग्रेशन है। अब देखिए O से A जब जाते हैं तो y की वैल्यू पूरे पाथ पे क्या है? 0। O से A जाते हैं तो y की वैल्यू पूरे पाथ पे है 0। x की वैल्यू 0 से 1। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 0 से 1 जा रही है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, तो ये चीजें हम fz निकालते हैं। इसमें fz क्या हुआ? x तो x ही है, y की वैल्यू 0 हो गई, -3 आयोटा 3x², यानी ये हो गई x माइनस आयोटा 3x², इसकी वैल्यू। z हमारे पास क्या होता है? x प्लस आयोटा y, तो dz क्या होगा? क्योंकि लाइन इंटीग्रल में हम क्या निकालेंगे? fz dz। तो dz क्या होगा भाई? y तो 0 ही है, तो हमने कर दिया इसे 0। जब x है तो ये होगा dx। dz की वैल्यू dx हो गई क्योंकि y हमने 0 पुट कर दिया। OA के लिए तो इंटीग्रेशन किया हमने fz dz, और किसके लिए? OA के लिए fz dz। अब fz और dz की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। OA हमने निकाला, OA मतलब x की वैल्यू 0 से 1 जा रही है। fz है हमारा, fz है x माइनस आयोटा 3x² एंड dz है dx। इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। x²/2 माइनस 3 आयोटा 3x³/3, और लिमिट लगानी है 0 से 1, यानी 1/2 माइनस आयोटा। ये हमारी वैल्यू आ गई। एक मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन में ये क्यूब है, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये क्यूब था, मैंने जल्दबाजी कर दी। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई?
3 तो था x⁴/4, तो ये हो गया आयोटा 3/4 और ए की वैल्यू आ गई ये। अब हम निकालेंगे ए से बी। ए से बी में देखिए x की वैल्यू फिक्स है 1। ए से बी में क्या है, x है हमारा 1, y है 0 से 1, y है 0 से 1 जा रहा है y की वैल्यू। वही एफ की वैल्यू आई, x की वैल्यू है 1 प्लस y माइनस x की वैल्यू 1 यानी 3 आयोटा एंड dz यानी z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा y, dz वही हो गया आयोटा dy। फिर इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ कर देते हैं इंटीग्रेशन एफ जेड यानी ए और ए से बी पे dz बराबर इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस 3 आयोटा प्लस y और dz हो गया आयोटा dy। लिमिट वही 0 से 1, y कहाँ से जा रहा है 0 से 1, तो ये हो गया 1 माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा, ये वाला आयोटा है ना, और इंटू y की वैल्यू 0 से 1 प्लस आयोटा इस वाले y का करेंगे y²/2 0 से 1 वैल्यू आई, इसकी वैल्यू 1 हो गई 0 से 1 में, ये हो गया आयोटा माइनस, ये प्लस हो गया आयोटा माइनस का हो जाता है +3 प्लस आयोटा/2, तो ये वैल्यू आई हमारी 3 प्लस 1 प्लस 1/2 3/2 आयोटा। यानी फर्स्ट पार्ट में ओ से ए गए, ए से बी गए, दोनों की हमें वैल्यू पता लगा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट पाथ था, क्या था हमारा जो फर्स्ट पाथ था, कंप्लीट फर्स्ट पाथ था, उसमें आंसर कितना आया, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड ही तो कर रहे हैं हम। ऐड कर किया हाफ और 3/2, ये हो गया 7/2 और माइनस का 3/4 और प्लस का 3/2, ये हो गया प्लस का 3/4 आयोटा। यानी फर्स्ट पार्ट से जब हम ओ से ए और ए से बी जा रहे थे तो हमारा आंसर आया ये। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पार्ट पे, हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। सेकंड पार्ट है ओ से बी और लाइन दी है हमें दी हुई है क्वेश्चन में y बराबर x लाइन के थ्रू जाना है, ठीक है। या इसमें 0 से 1 वैल्यू जा रही है x की भी और y की भी 0 से 1 जा रही है, ठीक है। एफ जेड ये है और dz हम निकालेंगे। देखिए अब एफ जेड है, एफ जेड y को x लिख सकते हैं, y बराबर x लाइन के थ्रू जा रहे हैं, तो ये लिख दिया हमने 2x माइनस आयोटा 3x³, 2x माइनस आयोटा 3x³। बात करते हैं जेड की, जेड था x प्लस आयोटा y, ये हो गया x प्लस आयोटा x यानी कि 1 प्लस आयोटा इंटू x, और जब हम dz निकाला हमने 1 प्लस आयोटा dx, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इंटीग्रेशन करते हैं o से b तक एफ जेड dz, क्या आया इंटीग्रेशन, एफ जेड की वैल्यू 2x माइनस आयोटा 3x³ इंटू 1 प्लस आयोटा dx, ठीक है। 1 प्लस आयोटा dx इसकी वैल्यू हो गई। इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट, x की वैल्यू 0 से 1, तो वैल्यू आई 1 प्लस आयोटा, इसका इंटीग्रेशन हुआ x² माइनस इसका इंटीग्रेशन हुआ आयोटा 3/4 x4
0 से 1 लिमिट, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आई 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 3/4 आयोटा। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा 1 माइनस 3/4 आयोटा प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस 3/4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 7/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4 आयोटा, यानी सेकंड पार्ट से मेरा आंसर आया यही आएगा ना, प्लस या माइनस, आई थिंक यही आंसर आना चाहिए। तो ये आया हमारा आंसर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट से क्या आंसर आ रहा है और सेकंड पार्ट से क्या आंसर आ रहा है, दोनों आंसर अलग अलग डिफरेंट आंसर आ रहे हैं दोनों पार्ट से। हमारे दो ही पार्ट लिए, दोनों से अलग आ रहे हैं, हो सकता है तीसरा ले, क्या पता अलग आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्यों आ रहा है अलग अलग, ये हमारा एक एग्जाम्पल हम और करेंगे, इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में अलग आ सकता है, किस कंडीशन में सेम आ सकता है। एक फंक्शन की कंडीशन आएगी हमारे पास जहां हमें पता लगेगा यदि फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो किसी भी पाथ के थ्रू हमारा जो इंटीग्रल होगा वो उसकी किसी भी पाथ के थ्रू वैल्यू सेम आएगी। फिर हमें यदि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ भी दे देंगे तो हम उस फंक्शन के लिए को अपनी मर्जी से जो हमें इजीएस्ट लगेगा उसकी उस पाथ के अलोंग वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका यूज होगा, आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन किस तरह से है ना। तो इसके बाद आप देख लेना, इसकी आगे और लेक्चर हमारे चलेंगे अभी। आपको ये आई होप समझ आया होगा लाइन इंटीग्रल कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो ये हमारा एग्जाम्पल है ये इससे आपको लगा होगा हाँ लाइन इंटीग्रल हम कर सकते हैं, है ना। तो स्टे हियर, वॉच मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू।